खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। तो मुझे 8 साल की उम्र तक लगता था मम्मी पापा पूरे टाइम घर पे। जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी इतना मुझे टाइम देती थी कि मुझे कमी महसूस नहीं होती। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत लेटर स्टेज में ऐसा पता चला कि ये सब बच्चों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। शाश्वत के बारे में आपको बता देता हूँ। म्यूजिक तो आपने सुना ही, कितना प्यारा ये गाते हैं, और पढ़ाई में भी जो भी क्लास में ये रहे हैं, हर जगह रैंक होल्डर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी की बात हो, चाहे वो स्कूल लेवल की बात हो, बोर्ड एग्जाम्स की बात हो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह में ही टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मॉक टेस्ट में ही रिजल्ट नहीं आ रहा, मेन एग्जाम में कहाँ आएंगे। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम देंगे। याद पिया के आए हैं, ये दुख सहाना जायरा खैरा, याद पिया के आए राम। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। आप सभी दर्शकों को हम लगातार उन लोगों से मिलवाते आ रहे हैं जिनकी कहानियां सुनकर आप इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनके बारे में और आप जानना चाहते हैं। वैसे एक शख्स हमारे साथ हैं, शाश्वत चक्रवर्ती, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि भिलाई से कैलिफोर्निया तक का इनका सफर कैसा रहा और ये कहानी है अपने आप में कि इनकी ये कैसे कैलिफोर्निया पहुंचे, वहां की चीजों को लेकर पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और आपको बता देते हैं शाश्वत के बारे में मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। ये जिस भी फील्ड में इन्होंने हाथ रखा है, चाहे वो गाना गाने को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो, हर जगह पे ये दिग्गज रहे, हर जगह पे ये माहिर रहे उस काम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आज इनका इंटरव्यू करने का पर्पस ही यही है कि ऐसा कौन सा टैलेंट है शाश्वत भाई आपके पास में कि जो चीज आप करना चाहते हो वो इजीली तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसके पीछे आपकी मेहनत रहती है, लेकिन वो चीज़ आप सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हो। आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। और सबसे पहला सवाल तो नॉर्मल सा कि क्या चल रहा है आजकल, कैसा रूटीन है? तो अभी फाइनली मैं अभी मई में ग्रेजुएट हुआ आईआईटी बॉम्बे से। तो अभी फाइनली मेरा वो फेज आया जो एक्चुअली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के बाद आया था कि एक ऐसा पीरियड आता है जब आपके पास कोई भी काम नहीं रहता। तो अभी मेरा फाइनली इतने सालों बाद वापस 3 महीने मिले जिसमें मैं अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ पूरी तरह। तो मैं अभी फ्री टाइम में बस ऐसे मूवीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ। वर्कआउट कर रहे हैं? हाँ, वर्कआउट कर बॉडी में झलक रहा है अभी। अरे थैंक्स। बिल्कुल, शुरुआत से बात करते हैं हम। शाश्वत ने तो बता ही दिया, आईआईटी ये कर रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो काफी लंबी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास 1 से। शाश्वत कैसे स्टूडेंट रहे हैं और शाश्वत जो है वो कैसे शख्स हैं, हंसी मजाक करने वाले, सीरियस रहने वाले, एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं? तो ये स्टार्ट होता है मेरे बिल्कुल बचपन से। तो मेरी मम्मी, जब मैं उनके पेट में था तब उन्होंने अपना एक म्यूज़िक क्लास स्टार्ट किया था। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था हमारा, बट हम मैनेज कर रहे थे। तो हम तब मरोदा सेक्टर में रहते थे, एक क्वार्टर में। तो मेरी मम्मी ने खुद ही से जब मैं वो जब मुझे कंसीव किए तब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ नया करना चाहिए, अपने लाइफ को थोड़ा बदलना चाहिए क्योंकि एक बच्चा आने वाला है। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए एक म्यूजिक क्लास स्टार्ट किया मेरे नाम से, शाश्वत संगीत क्लास। वो अभी भी इस घर पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं? अभी भी है वो म्यूजिक क्लास। तो जब मैं पैदा हुआ तो बेसिकली मेरी मम्मी ने मुझे म्यूजिक सिखाया। जब से मैं पैदा हुआ तब से सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे ऐसे गोद में लेके भी म्यूजिक क्लासेस लेती थी। तो बचपन से वो ज्ञान मुझे मिल रहा। तो जब मैं 4-5 साल का था तब मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आया और तब मैंने 5 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। कहाँ, स्कूल में? स्कूल में नहीं, या एक कोई फंक्शन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहा, बट अच्छा, मोहल्ले में फंक्शंस होते हैं। हाँ, यहाँ जहाँ स्टेज मिल जाता है। तो 5 साल की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस दिया। तो उसके बाद से मेरा स्टेज फ्राइट जो होता है, स्टेज फियर, वो खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। फिर आफ्टर अ पॉइंट फिर धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा दोनों काफी बिजी रहते थे अपने आप को लेके भी, बट मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मुझे जब भी उनकी जरूरत थी वो पूरा टाइम मुझे देते थे। मुझे अप टू अ पॉइंट 7-8 साल की काम को भी अपने अच्छे तरीके से वो कर रहे थे। हाँ, जो भी जॉब मुझे पता नहीं लगने देता। मुझे 8 साल की उम्र तक लगता था मम्मी पापा पूरे टाइम घर पे। जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी इतना मुझे टाइम देती थी कि मुझे कमी महसूस नहीं होती। तो ये एक चीज मुझे बहुत लेटर स्टेज में ऐसा पता चला कि ये सब बच्चों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। ऐसा टाइम मैनेज करना
इसके लिए मैं मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से टाइम मैनेज किया मेरे इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में, कि वो ग्रोथ मुझे मिल पाया। बिल्कुल, जो म्यूजिक का पसंद है आपका वो मम्मी से ही आया है? वो मम्मी से आया, और मुझे बहुत अर्ली स्टेज में पापा मैथ्स सिखाते थे, और मेरे पापा अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, तो उसलिए वो इनिशियली मुझे पढ़ाते थे, और मैं कभी ट्यूशन नहीं गया था, मतलब क्लास 10th तक, तो मेरे पापा ही मुझे पढ़ाते थे। घर पे ही पढ़ाते थे। ठीक है, म्यूजिक की बात हुई है और आप गाते भी अच्छा हैं, ऐसा हमें इंटरनल खबर आई है हमारे सूत्रों के अनुसार। तो क्या कुछ सुनते हैं, क्या कुछ सुनना ज्यादा पसंद है? इंग्लिश गाने, हिंदी गाने, सूफी गाने? मैं हर टाइप के गाने मैं 12th से पहले तक घर में मुझे जिस तरह की कंडीशनिंग मिली थी, तो मैं बस क्लासिकल म्यूजिक सुनता था, गजल, सूफी एटसेट्रा। पंकज उधास टाइप के गाने? पंकज उधास भी नहीं, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ ऐसा बॉलीवुड में आता है। जैसे एकदम ही क्लासिकल अगर देखे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके गाने सब। बट 12th के बाद जब मैं ऐसे कॉलेज में एंटर किया, तो दोस्त बने, और उनके साथ सुनते सुनते फिर मेरा थोड़ा सा जो कहते हैं होराइजन एक्सपैंड हो गया। अब मैं हर टाइप के गाने सुनता हूँ, मतलब इंग्लिश, हिंदी। अरिजीत सिंह वाले गाने? हाँ, अरिजीत सिंह वाले गाने हो गए ऐसा। तो कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शक लोगों को, क्योंकि इतनी बात हो गई है गाने को लेकर, तो जो भी गाना आपको पसंद हो, जो गुनगुनाना आप अपने खाली टाइम में गुनगुनाते होंगे, वो कुछ सुना दीजिए। जी, तो बस 2 लाइन मैं सुनाऊंगा, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। ओ मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। ओ बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ ओ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या बात है यार, शानदार यार, मतलब शब्द नहीं है, सुनने के बाद रोंगटे खड़े होने वाली आवाज है आपकी, जबरदस्त। तो ये बचपन से ही गाते आ रहे हैं गाना आप? जी, मैं बचपन से गाते आ रहा था, उसके बाद जेई के टाइम पे थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था। अच्छा, मम्मी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करना ये भी होता है रूटीन में? अभी तो नहीं, बट हाँ पहले जब स्कूल में था उस टाइम पे तो होता था। मैंने संगीत विशारद किया था, तो उस टाइम पे तो काफी रेगुलर बेसिस पे ऐसा पूरा डेडिकेटेड 1 से 2 घंटे हम म्यूजिक करते थे हर दिन। बिल्कुल। शाश्वत के बारे में आपको बता देता हूँ, म्यूजिक तो आपने सुना ही, कितना प्यारा ये गाते हैं, और पढ़ाई में भी जो भी क्लास में ये रहे हैं, हर जगह रैंक होल्डर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी की बात हो, चाहे वो स्कूल लेवल की बात हो, बोर्ड एग्जाम्स की बात हो। आईआईटी तक का जो सफर रहता है, जैसा आपने बताया था, 9th तक आपका क्या प्लान था, आगे क्या करना है? तो मैंने चेस बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया था। तो इनिशियली मुझे लग रहा था। कब से चेस खेल रहे हैं? मैं चेस एक्चुअली क्लास 1 से खेल रहा था। क्लास 1 से? हाँ, तो क्लास 1 में मैं यहाँ पे मैंने चेस क्लास ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा। फिर धीरे धीरे खेलते खेलते मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि मैं शायद चेस में करियर परस्यू करूँगा। पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चेस मतलब आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से आगे निकलना पड़ेगा, आपको एक लेवल अचीव करना पड़ेगा जिससे आप ऐसा बोल सके कि अब आप चेस में जाना चाहते हैं। तो मैं उस लेवल को अचीव नहीं कर पाया सही टाइम पे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप नेशनल वगैरह भी खेले हैं? हाँ, मैंने नेशनल खेला, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। अच्छा। बट आपको बेसिकली एक जो एलो रेटिंग होता है, फीडे रेटिंग होता है, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना चाहिए
एज से पहले, जो कि आप बोल सकते हैं 17 साल से पहले आपको ये रेटिंग क्रॉस करना है। मतलब जैसे बेसिक एग्जांपल पहले तो आईआईटी करने के लिए आपको कम से कम 9-10 से वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसा वही चीज है जी। चेस में भी। तो मैं इनिशियली सीरियस नहीं था चेस को लेके, फिर जब मैं सीरियस हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि काफी लेट हो चुका है। पर उसके बाद मैं खेलता रहा, मतलब इनफॉर्मली और ऐसे टूर्नामेंट्स में खेले। बट इसके कारण क्या मेरा स्कूल का पढ़ाई थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये कब की बात है? ये मेरे इनिशियली एज इन क्लास 5 के बाद, क्लास 6, 7, 8, तो उस टाइम पे स्कूल की पढ़ाई में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। बट मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास जो मेरे बच्चे जो फ्रेंड्स हैं, हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मुझे उनको देख के ऐसा फील हो रहा था कि वो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं। NTSC होता था वो सब, वो 8th में एग्जाम होता था। हमारे टाइम पे वो 10th में होता था। हमसे 2 साल पहले तक 8th में होता था। तो तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि नहीं, कुछ एफर्ट मिसिंग है मेरे साइड से, इवन दो स्कूल रिजल्ट्स में कुछ फर्क नहीं दिख रहा था। तो 9th में एक्चुअली पहली बार मैंने थोड़ा सा फोकस किया कि एक SMT साइंस मैथ टैलेंट एग्जाम होता था, इंटर DPS एक एग्जाम होता था, पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान सकते हैं मेरा। DPS रिसाली से आपकी कंप्लीट हुई एजुकेशन? हाँ, DPS रिसाली से मेरी कंप्लीट एजुकेशन। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं इस पे थोड़ा एफर्ट मार के देखता हूँ, क्या पता अगर हो जाए तो मुझे ऐसा चेक मिल जाएगा। पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जो, हाँ, जो जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं बोल सकते, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा था कि इसमें सारे इंडिया के बच्चे नहीं, बस जितने DPS के बच्चे वो सब, बस भिलाई के नहीं, जितने भी DPS है इंडिया में सबके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने उसको दिया, मेरा पहला लेवल उसमें क्वालिफाई हो गया। तब मुझे मतलब वो पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, उससे मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि नहीं, मैं अभी भी चाहूँ तो कर सकता हूँ मेहनत करके। तो उसके बाद फिर मैंने 10th में FIITJEE ज्वाइन किया, और उसके बाद का तो 10th का क्या रिजल्ट रहा था बोर्ड्स में? 10th बोर्ड में जैसे मेरा रिजल्ट मुझे 96.2% आए थे, और मैं अपने स्कूल में 9th आया था जहाँ तक मुझे। हाँ, फिर उसके बाद 2 साल और तैयारी की? उसके बाद पूरी तरह से JEE की तैयारी की मैंने, डेडिकेटेड। और ऑफ कोर्स मैं कोई डमी स्कूल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं अपना स्कूल भी कर रहा था, उसके साथ कोचिंग क्लासेस कर रहा था। क्या रैंक रहा था JEE एडवांस में? JEE एडवांस में मेरा 768 मतलब AIR 768। ये जो रैंक है इसके बारे में डिटेल में बताओ कि जो ये मेहनत होती है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह में ही टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मॉक टेस्ट में ही रिजल्ट नहीं आ रहा, मेन एग्जाम में कहाँ आएंगे। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम देंगे एडवांस की, क्योंकि शायद आपका जो रैंक है वो अभी इस सीजन पे नहीं आए हैं किसी के ये रैंक। तो मॉक टेस्ट के बारे में और प्रिपरेशन के बारे में अगर इन जनरल बोलो तो वो सब सारी चीज़ें मैंने भी फील की थी। जैसे मॉक टेस्ट के रिजल्ट से डिमोटिवेट होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। वो हार्ड ही बनाया जाता है ताकि आपका प्रिपरेशन वैसा हो? ये एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारे लेवल्स के होते हैं, कुछ मॉक, और वो डिपेंड करता है आप किस कोचिंग क्लास का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे मॉक टेस्ट मतलब पास्ट ईयर JEE के क्वेश्चन से बना देते हैं, फिर किसी बुक्स से उठा के बना देते हैं, तो उनमें आपको डिफिकल्टी फील ही नहीं होगी। और उन मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके भी इवन तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, पर उसका रियल एग्जाम में फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आप थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ आएगा या फिर आपने पहले सॉल्व किया होगा। ऑफ कोर्स जितने कॉन्सेप्ट होंगे आपने पहले पढ़े होंगे, और क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा करना क्या है। बट ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंटली उसको क्वेश्चन देखते आप स्टार्ट कर पाए। JEE एडवांस में मतलब वो जानबूझ के पेपर इस तरह के बनाते। तो मॉक टेस्ट इसलिए केयरफुली चूज करना चाहिए। और अगर मॉक टेस्ट हार्ड लगे तो मुझे भी, जैसे मैं जितने भी मॉक टेस्ट देता था, मतलब इन जनरल मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा ऐसा स्टेलर या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, तो मैं मतलब डिमोटिवेट होता था, मेरे दोस्त भी डिमोटिवेट होते थे, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो उसके बाद मेन ये जो मैं उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा, और काफ़ी ये एक सिंपल बात नहीं है कि एक्चुअली कोई हमारा ऐसा टेंडेंसी रहता है कि किसी टेस्ट में अगर कम नंबर आ गए तो हम उसके बारे में भूलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। हम चाहते कि कोई दोस्त उसके बारे में बात ना करे, मैं उस टेस्ट अपने रिस्पॉन्सेस खोल के ना देखूँ क्या गलत हुआ। बट काफ़ी लेटर स्टेज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उससे एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है। तो आपके कम नंबर अगर आए, मान लीजिए आप जो रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे मॉक टेस्ट में वैसा नहीं आया, आपका कोई बहुत ऐसा राइवल होगा कोचिंग क्लास में, आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर कोई राइवल होगा उसके आपसे बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, तो ये सारी चीज़ें हर्ट करती है वो ऑब्वियसली। बट वो सबको भूल के, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, पहली बार में नहीं होता, बट वो सबको भूल के आप रिस्पॉन्सेस अपने देखें, और जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको फोकस करें, और सोल्यूशन बिना देखे अगर उसको वापस सॉल्व करने का ट्राई करें, जिससे एक बार, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप सोल्यूशन देखेंगे तो लगता है ये तो सिंपल था, हो जाता है, बट सेकेंड टाइम अगर वो सेम क्वेश्चन आया थोड़े दिन बाद, तो आपको वो हिट नहीं करेगा, क्योंकि
आपने तो खुद से solve डायरेक्ट नहीं किया। देखा है। बिल्कुल, वो वाली मेमोरी बहुत ऐसा फ्रेजाइल रहती है, बहुत वॉलेटाइल होती है। ठीक है, बिल्कुल। ये तो पूरी बातचीत हो गई आईआईटी जाते तक के। जी। ये 2020 में आप एडमिशन 2020 में मैंने क्रैक किए थे जी। एडवांस? तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है कि असल में मई 17 को हमारा एग्जाम होना चाहिए था 2020 में, बट कोविड के कारण वो पोस्टपोन हो गया, जिसके कारण और उस टाइम पे क्या जितने भी कोचिंग क्लासेस है उन्होंने ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये सब को ऐसा इस सब में ऐसा अडेप्ट नहीं किया था अपने आप। तो उस टाइम पे क्या 8 महीने लगभग बिना कोचिंग के थे हम, बस जो कोचिंग के मतलब हमारे टीचर्स थे उनको हम डाउट्स भेजते थे, वो सॉल्व करके भेजते थे, बट ऑफलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं रही ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। जो है या तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी बहुत रेगुलर नहीं होता था, क्योंकि टीचर्स ने भी फिगर आउट नहीं किया था कैसे करते, सब कुछ नया था उनके लिए। तो वो वाला फेज ऐसा था जिसमें कि मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका था फरवरी में, आप मान सकते हैं, और मई तक मेरा पीक चल रहा था उस टाइम पे कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ हर सबको लेके। बट उस फॉर्म को ऐसा मेंटेन करना और 6-7 महीने तो बहुत डिफिकल्ट है। वो मैंने रियलाइज नहीं किया था इतना होगा, बट करते करते मैं और मेरे बैचमेट्स भी जो थे, हमारा भी एक ऐसा सैचुरेशन आ गया था कि सितंबर के आसपास अब हमसे और देखा नहीं जा रहा, मतलब हम थक चुके हैं कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको पता है ये कैसे होगा। अच्छा, 17 मई को होना था पेपर, ये पेपर हुआ सितंबर 27 सितंबर तक डिले हुआ था। ठीक है, होते जा, और पहले जुलाई की डेट आई 16, तब हम लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे। फिर जून में वो बोले कि जुलाई में भी नहीं होगा, सितंबर में होगा, तो हमको तब लग रहा था ये भी पोस्टपोन हो जाएगा। हम सीरियसनेस चला गया था पूरी चीज से, और हम थक भी चुके थे। ये है कि जो अभी रैंक आया है 700 समथिंग, तो वो अगर 17 मई में होता तो क्या ये और ऊपर हो सकता था रैंक? मुझे लगता है शायद ऊपर हो सकता था, बट वो तो जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। बट मैं बस यही बोला था ये मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी रही है आईआईटी पहुंचने के पहले तक के। इतनी लंबी तैयारी, फिर जब आप तैयार हैं तब एग्जाम डिले हो गया। ठीक है, 4 साल आईआईटी बॉम्बे में कैसा रहा? वो तो मेरा लाइफ का मतलब सबसे बेस्ट टाइम था कि पहली बार हम ऐसा इंडिपेंडेंट थे। असल में दिक्कत ये हुई कि शहर छोड़ के बाहर जाना, शहर छोड़ के पहली बार हम बाहर गए अकेले, मम्मी पापा भी नहीं आसपास, और वह स्टार्टिंग में तो ऐसे हॉस्टल के छोटे कमरे सब देख के थोड़ा डिमोटिवेट होते थे कि नहीं पूरा सारी जिंदगी अच्छे घर में रहे, उसके बाद अब वहाँ पे कैसे हम रहेंगे, हॉस्टल लाइफ जीना और ऐसा कॉमन बाथरूम यूज करना, वो सब इनिशियली ऐसा चैलेंजिंग टास्क थे सब। पर हमें ये सब फील उतना नहीं हुआ क्योंकि हम तड़प रहे थे जाने के लिए, क्योंकि हमारा पहला 3 सेमेस्टर जो सबसे क्रूशियल सेमेस्टर होते मजे करने के लिए, और जैसे आप फर्स्ट ईयर थोड़ा लाइट रहता है माहौल, हाँ मतलब कोर्स लोड नहीं रहता, पहले ताज़े जेई देख के आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंटर करते हैं, सब लोग अनजान है, कोई दोस्त नहीं है, तो आप दोस्त भी बनाते हैं, सब मजे करते हैं, क्लब इवेंट्स ज्वाइन करते हैं सब। तो वो सब हम मिस कर दिए क्योंकि हमारे पहले 3 सेमेस्टर्स कोविड के कारण ऐसा ऑनलाइन थे आईआईटी बॉम्बे में। तो 2020 से मतलब 2021 मतलब हाँ ये 2 साल बेसिकली हम घर पे बैठे हुए थे। तो सेकेंड ईयर के एंड में हमें एंट्री मिला, मतलब जो 4th सेमेस्टर। यहाँ आ गए थे वापस? हाँ, मैं तो गया ही नहीं था, इधर ही था। अच्छा, एडमिशन कराने बस गए थे? एडमिशन भी ऑनलाइन था, सब कुछ ऑनलाइन। अच्छा। हम बेसिकली बचपन से 2021 तक घर पे ही बैठा हुआ था, मैं समझ सकते। तो कॉलेज भी पूरा घर से ही होता था हम लोग का ऑनलाइन। और तो फिर जब सेकेंड ईयर की मतलब 4th सेमेस्टर में जब हमें एंट्री मिला 2022 में 2022 में, राइट, 22 में। तो हमें जब एंट्री मिला तब हमें ऐसा लग रहा था कि अब कोई कंप्लेंट्स है ही नहीं हमें, मतलब पहले हम डर रहे थे कि हॉस्टल में कैसे रहेंगे कैसे तो हमारे सारे कंप्लेंट्स छूट गए, हमें बस जाने दो, ऐसा हो गया था। तो हम कैंपस में गए, वो 4th सेमेस्टर मेरा सबसे अच्छा सेमेस्टर रहा कि बहुत सारे नए दोस्त बनाए मैंने, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। उसके बाद तो 3rd और 4th ईयर की 4th सेमेस्टर बहुत मजे किए, तो उसमें उसका इफेक्ट थोड़ा ग्रेड पे भी पड़ा कि ग्रेड थोड़ा सा नॉर्मल से कम आया। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सेकेंड ईयर के एंड में मुझे पता चल गया कि मुझे रिसर्च ही करना है फिजिक्स में, तो 3rd और 4th ईयर बस फिर। अच्छा, एक बार ऑडियंस को ये बता दो कि आप आईआईटी बॉम्बे में कौन से इंजीनियरिंग कर रहे थे और कौन से फील्ड में आगे अभी कर रहे हैं? जी, तो मेरा बीटेक था इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच में। तो वो ब्रांच असल में जो बीएस फिजिक्स होता है, फिजिक्स मतलब कोर फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर मिक्स कर दे तो जो ब्रांच बनता है बेसिकली वो है। अच्छा, तो ये हर मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में है अभी ये ब्रांच। तो हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स को मैंने ज्वाइन किया, और उसमें मेरा फोकस कोर फिजिक्स में ही था कि मुझे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स करना है और उसको परस्यू करना है आगे। तो 3rd ईयर तक मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि मुझे यही करना है। तो तब मैंने फिर, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे, कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो भी ऐसे लाइक माइंडेड थे, उनको भी यही करना था।
तो उनके साथ मिलके बस अभी भी होंगे कनेक्ट हो तो? अभी हाँ, अभी भी उनसे बात होती। तो हाँ, हम लोग सब मिलके फिर बेसिकली 3rd और 4th ईयर बस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है फोर्थ पूरे आईआईटी बॉम्बे में जो आपकी ग्रेजुएशन हुई उसका? तो इनिशियली मेरा ग्रेड उतना अच्छा नहीं था, बट फाइनली 4th ईयर के एंड तक लकीली मैं अपने डिपार्टमेंट का रैंक 1 बन गया था। अच्छा जी। वहाँ भी रैंक होल्डर रहे हैं आप? हाँ। ठीक है शाश्वत, भिलाई से बॉम्बे से कैलिफोर्निया का सफर क्या है? जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम लोग का ये कॉमन ट्रेंड है, मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स अपने 3rd ईयर में, 2nd और 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स करते हैं, अपना पेड इंटर्नशिप या अनपेड जो भी, तो ताकि अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़े, एक्सप्लोर कर सके। हाँ, एक्सप्लोर कर सके अलग अलग फील्ड्स। तो 2nd ईयर में तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि कोविड था। तो 2nd ईयर में मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए अपने आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ्स के साथ। पर 3rd ईयर तक मुझे फिर जब क्लैरिटी मिल गई कि मुझे अब फिजिक्स की किस फील्ड में जाना है, तो 3rd ईयर में मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया इंटर्नशिप्स के लिए। तो मुझे फिर एक फेलोशिप मिला, भानु मोहता फेलोशिप, जो कैलटेक सर्व के लिए, मतलब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसका एक समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप होता है। उसके लिए मुझे ये खुद ही अप्लाई करना पड़ता है? खुद ही अप्लाई करना पड़ता है। तो ये मैंने जब अप्लाई किया तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, मुझे वो मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप किया, रिसर्च किया जी। अब आगे जो करियर करना है वो भी इसी फील्ड पे ही रिसर्च करना है। अच्छा शाश्वत, ये लोगों के क्वेरीज रहते हैं और अमूमन हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं टॉपर्स के, तो ये सवाल करते ही हैं कि लोगों का मिथ है, या ये आप बताएंगे, सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट होती है, ऐसा लोग कहते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप सोशल मीडिया पे हैं? जी, मैं 12th तक तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। जैसे व्हाट्सएप पे मुझे अगर चलाना होता था, अगर वो भी कोविड के टाइम पे मेनली, क्योंकि हाँ तब तो सब कुछ इसी समय तो दौर चालू है। तो भी मैं मम्मी पापा का व्हाट्सएप ही चलाता था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन, मतलब वो नोकिया का एक छोटा सा फ़ोन था कीपैड वाला, जिससे बस मैं कोचिंग जाता था तो मम्मी पापा को ऐसे कॉल करने के लिए और उसके लिए था। तो मैं सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। बट जब 12th के बाद मुझे फ़ोन मिला, उसके बाद ऑफकोर्स क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन था तो कंपलसरी था, एक जरूरत थी। तो उस टाइम पे मैंने सोशल मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया में बैठ कर रील्स देख रहे हैं और बाकी चीजें रील अपलोड कर रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या इससे पढ़ाई इम्पैक्ट होती है, या अगर बराबर टाइम दें सारी चीजों को तो मेंटेन किया जा सकता है? जी, मुझे लगता है इम्पैक्ट होती है एक, क्योंकि ये मैं अपने बैचमेट्स में भी देखता था कि ऑफकोर्स मतलब वो इतना एडिक्टिव चीज़ है कि आप अगर रील एक बार स्टार्ट करके देखते रहे तो आप अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है कॉन्शियसली, क्योंकि उसका ऐसा एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उससे डेवलप होता है जिसे कहते हैं चीप डोपामिन। मतलब आपको एक छोटी सी खुशी मिल रही है, एक एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसा जागते रहता है कि आप जैसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं आप ऐसा रियलाइज करेंगे आप बहुत फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, और पर फिर भी आपके अंदर एक उम्मीद है कि क्या पता अगला वाला बहुत एंटरटेनिंग हो, क्या पता अगला वाला बहुत है, एक और देखते हैं। वही 1-2 घंटे ले जाता है, 1-2 घंटे ले जाता है और रियलाइज भी नहीं होता कि आप ब्रेकफास्ट से अभी लंच का टाइम हो गया और आप रील ही देखते रह गए और कुछ पढ़ाई नहीं है, फिर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। तो ये हर स्टेज ऑफ लाइफ के लिए ट्रू है। मतलब बस स्कूल के सोशल मीडिया के लेकिन पॉजिटिव साइड्स को लेकर बात करें, सोशल मीडिया के पॉजिटिव साइड्स एज इन, मैं इसको सोशल मीडिया नहीं बोलूंगा, मैं इसको कहूँगा जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, तो जैसे मूवीज का बहुत शौक था, ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है मुझे और मेरे मम्मी पापा को सबको ही बहुत मूवीज का शौक है। आप तीनों को? हाँ, हम तीनों को बहुत ही मूवीज का शौक है। तो बचपन जैसे मेरे पैदा होने से पहले भी मम्मी पापा रेगुलरली मूवीज देखते थे थिएटर्स में, और उसके लिए क्या एक मूवीज का एक टेस्ट डेवलप हुआ था बहुत अर्ली एज में। मुझे आपको किस टाइप की फिल्में देखना पसंद है? मुझे एक्चुअली हर टाइप की फिल्म्स में देखता हूँ, बट पसंद मुझे मेनली आर्ट फिल्म्स है, हिंदी में आर्ट फिल्म्स है, और इंग्लिश मूवीज में ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और वो सब मुझे पसंद है, और साइंस फिक्शन मूवीज भी पसंद है। मार्वल वगैरह देखते हैं? मार्वल ऑब्वियसली, क्यों वो कॉलेज के टाइम मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों के साथ देखना, और बहुत पसंद आ गया। क्या रिव्यू है मार्वल को लेकर ये आपका? एंटरटेनिंग है, जैसे एक बार देखने लायक तो होती है हर मूवी। जैसे मैं तो मतलब और भी कभी आए अगर टीवी पे तो ऑब्वियसली देखूंगा, क्योंकि एंटरटेनिंग है। मतलब एज इन उससे कुछ ऐसा टेक होम मैसेज कुछ नहीं मिलेगा, या फिर आप ऑब्वियसली सीजीआई और वो सबको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट कोई मतलब डायरेक्टर कि थॉट को या फिर स्क्रीन पे राइटिंग को आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर सिनेमेटोग्राफी को। अच्छा, टॉपर लोग का ऐसा भी कुछ रहता है क्या कि आप फिल्म देखते हैं, जैसे नॉर्मल लोग फिल्म देखते हैं मजे ही क्या, समझ आ गया चले निकल गए, लेकिन आप लोगों का कुछ रहता है ऐसा? देखते हो कुछ साइकोलॉजिकल डालते हो मूवी में कि यार ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा भी हो सकता था? ये बस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ओपिनियन है। मतलब
हर इंसान का अलग टेस्ट रहता है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग मूवीज देखते ही नहीं, मतलब उन्होंने बचपन से कोई भी मूवी नहीं देखी। ऐसे जैसे 3 इडियट्स नहीं देखा था एक दोस्त ने मेरे, मतलब ऐसे लोग भी। तो फिर हिस्टोरिकल फिल्म है। हाँ, 3 इडियट एग्जैक्टली वो हर इंसान ने देखा होता है। तो मैं बहुत शौक हुआ था जब एक बंदे ने बोला कि उसने नहीं देखा, बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पढ़ाई में। तो ये आपके अपब्रिंगिंग से लेके हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा माहौल मिला अपने आसपास। अगर आपके पेरेंट्स मूवीज़ के फैन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत लाइकली है कि आप भी मूवीज़ नहीं देखेंगे, कम देखोगे। हाँ, कम देखेंगे। पर मेरे मम्मी पापा मूवीज़ में बहुत ऐसा इन्वॉल्व थे, और मेरी मम्मी को भी पर्टिकुलरली अच्छा साहित्य और अच्छी मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसके कारण मेरे में भी वो टेस्ट डेवलप हुआ। ठीक है। तो कैलिफोर्निया से फिर कब आना हुआ? कैलिफोर्निया से मैं जैसे 2023 मई में मैं गया था, फिर अगस्त में वापस आ गया। वापस से कॉलेज कंटिन्यू? हाँ, फिर 7th सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ, 4th ईयर। लास्ट ईयर ही आप ग्रेजुएट हुए हैं? हाँ, लास्ट ईयर ग्रेजुएट, इसी ईयर ग्रेजुएट, इसी ईयर, हाँ, मतलब कंप्लीट हुआ है। अब आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? रिसर्च पे ही करना है, किस चीज़ों की रिसर्च को लेकर अभी फोकस्ड है? तो मुझे कंडेंस मैटर फिजिक्स ही करना है, पर ये जो एक सब फील्ड है फिजिक्स का, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स। तो मुझे उसमें भी बहुत डाउट था कि क्या करना है मुझे फ्यूचर में। तो ये क्लैरिटी मुझे एक्चुअली मिली। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए इन्विटेशन मिला। तो मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसको मैंने बस उसका एब्स्ट्रैक्ट मैंने सबमिट किया था। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस होता है, मार्च मीटिंग नाम का, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी कराती है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल है, मतलब ये आइंस्टाइन के ज़माने से चलता आ रहा है, आप समझ सकते। तो इसमें मैंने बस अप्लाई किया था। मेरे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर भास्करन मुरलीधरन, IIT बॉम्बे में, तो उनके अंडर मैंने प्रोजेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि इसमें अप्लाई कर दो, क्या पता हो जाए। तो मैंने जब अप्लाई किया तो माय सरप्राइज कुछ महीनों बाद उसका एक रिस्पॉन्स आया कि हाँ, आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो फिर वो काफ़ी ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में जब गया तो वर्ल्ड के जितने भी टॉप कंडेंस मैटर फिजिसिस्ट हैं, जितने भी टॉप फिजिक्स, इवन 2023 नोबेल लॉरिएट जो है वो भी वहाँ पे थे। और उनके साथ जब उनके साथ इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, बट उनके टॉक्स मैंने अटेंड किए। बट वहाँ पे करते करते जब मैंने, और वो ऐसा पीरियड था जब हम सब PhD के लिए अप्लाई कर रहे थे हर जगह, मैं और मेरे बैचमेट्स। तो उस टाइम अप्लाई करते समय भी हमें क्लैरिटी नहीं थी कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो मुझे एक PhD ऑफर ऑलरेडी मिल चुका था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से, मतलब शिकागो में। ये टॉपिक था हमारे पास। हाँ, बताओ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, तो वो इलिनॉय स्टेट में, USA में। तो मैं सोच रहा था कि मतलब ये ऑफर कंसिडर करूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे एक और ऑफर था कैलटेक से, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया था, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ, वो भी दोनों ही बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं सोच रहा था चॉइस आ गई थी आपके पास? चॉइस आ गई थी मेरे पास, तो क्या करना है। तो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक्चुअली जो जिन प्रॉफ के अंडर मुझे ऑफर मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, उनसे भी मुलाकात हुई, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी जिनसे ऑफर मिला उनसे भी मुलाकात हुई। मतलब वो दोनों उस कॉन्फ्रेंस में थे। तो उनसे और उनके ग्रुप मेंबर्स से बातचीत हुई मेरी। बातचीत करने के बाद मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या करना है तब। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली ये डिसाइड करने की मुझे एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। तो यही रीज़न है कि आपको M.Tech नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट PhD है? जी, यही रीज़न नहीं बोलूँगा मैं। रीज़न असल में है कि एक दूसरा रूल अप्लाई होता है यहाँ पे कि आप B.Tech के बाद जो भी US की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन इंडिया आपको M.Tech करना पड़ेगा? हाँ, इन इंडिया आपको M.Tech करना पड़ेगा, उसके लिए गेट देना पड़ेगा एंड वो जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट US में अगर आपको PhD करना है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपके एप्लीकेशन से हो जाएगा। बिल्कुल। कॉलेज में आप जूनियर्स को पढ़ाते भी हैं? जी, मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप्स करता था। तो मैंने ये ऑफिशियल तरीके से करते हैं या ऑफिशियल? जी। तो ये एक मतलब फैकल्टी पोजीशन आप मान सकते हो। अच्छा। जो अंडर ग्रेजुएट्स को अलाउ करते हो करने के लिए, और मोस्टली ये PhD स्टूडेंट्स करते हैं और पोस्ट डॉक। ये एक तरीके की जॉब है? एक तरीके की जॉब है, पे करते पार्ट टाइम। हाँ। तो हम अपनी पढ़ाई के साथ अंडर ग्रेजुएट्स को एक मौका मिलता है कि वो जो कोर्स कर चुके हैं जिसमें उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया, जैसे ग्रेड अगर उनका 10 आया है, फिर एक्सेलेंस ग्रेड जो होता है वो आया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको फिर एक पेड जॉब मिलेगा। उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनको प्रॉफ्स पढ़ा रहे हैं, बट आप फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और उनके जो डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर करने पे। तो मैंने ये सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, अगेन ऑनलाइन सेमेस्टर में। तो उस टाइम पे तो ऑनलाइन ऐसा एक टैब पे पढ़ाता था मैं, बट फिर थर्ड ईयर से मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एकदम प्रोफेसर वाला एक्सपीरियंस कि बड़े ऑडिटोरियम में 100 बच्चे बैठे हुए, उनको सब सुन रहे हैं आपको? सब सुन रहे हैं, स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहे हैं। डाउट्स भी पूछते होंगे वहाँ बच्चे? जी बिल्कुल, डाउट्स पूछते थे। वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। क्या जो बच्चे हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कुछ वजह के कारण वो नहीं कर पाते हैं, उनको क्या एक लास्ट में कहना चाहेंगे? और
आप कैसे खुद को मोटिवेट और डेडिकेट रखते हो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इंडोर गेम्स जैसे आप चेस खेलते हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, ये कैसे खुद को रखते हो और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं अभी? जी जी, तो ये एक मैसेज तो मैं देना चाहूँगा जो मेरे एज के या फिर मेरे से जो छोटे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी एग्जाम का या फिर किसी भी काम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में होगा, तो मुझे मतलब मैसेज उनके लिए भी है और उनके मम्मी पापा के लिए भी है मेनली, क्योंकि मैंने ये देखा है अपने बैचमेट्स से बात करके या फिर अपने प्रिपरेशन के टाइम अपने दोस्तों को देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा प्रेशर हम क्रिएट करते हैं अपने बच्चों पे, जो कि उस टाइम पे बहुत नॉर्मल लगता है और बहुत सही चीज़ लगती है, क्योंकि हम कि पेरेंट्स अपने बच्चों के भले के लिए वो कर रहे हैं, उनके दिमाग उनके इंटेंशंस प्योर, बट हम ये नहीं देखते कि वो बच्चा एक्चुअली किस काम में अच्छा है, किस चीज़ के लिए बना है। हाँ, किस चीज़ के लिए बना है। और ये पहले मुझे लगता था कि ये मूवीज़ और मोटिवेशनल लेक्चर्स में मैं सुनते रहता हूँ, ये सेम प्रैक्टिकल लाइफ की फालतू बातें, ये सब मुझे पहले लगता था, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हर इंसान कोई ना कोई चीज़ में अच्छा है। ये पहले मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत ऐसा वो लगता था कि नहीं, तो फिर अच्छे बुरे का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बट फिर मेरे को कॉलेज में भी देख के रियलाइज हुआ कि कोई अगर अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो एक्चुअली हो सकता है उसने सस्टेनेबिलिटी का कोई ऐसा नया आइडिया निकाल के एक स्टार्टअप बना दिया जो कि अभी सक्सेसफुल है, या फिर बस मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं, कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कोई व्लॉगर बन गया है, कोई ऐसे ब्लॉग्स लिखता है, कोई, बट सब अपने अपनी जगह पे एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो काम कर रहे हैं जो उन्हें एक्चुअली पसंद है। कोई प्योरली ऐसे म्यूजिक में घुस गया है, कुछ बच्चों ने, मेरे बैचमेट्स ने बैंड बना लिया है, और इवन अगर मैं अपने स्कूल लाइफ की बात करूँ, जिन बच्चों का जेई क्लियर भी नहीं हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एज इन जो स्टीरियोटिपिकल अच्छे कॉलेजेस हैं, IIT बॉम्बे या फिर IITs NITs सब, तो उनमें वो नहीं गए, बट फिर भी अभी वो बहुत अच्छे पोजीशंस पे, उनको अपनी ड्रीम जॉब्स मिल चुकी है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। तो ये सब कैसे होता था, मैं ऐसा सोचता था कि ये तो मतलब कहीं ना कहीं जो मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते थे, जो हम लाइटली लेते हैं और जो सच ऐसा मानना है फिर इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो एक्चुअली सच है। तो ये रियलाइज़ करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप जब स्कूल लाइफ में आप जब 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आसपास सब लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो एक पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि नहीं, क्या पता यही सही रास्ता है, मुझे भी करना चाहिए। तो उस टाइम पे अपने आप को एक्सप्लोर करना या फिर अपनी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मम्मी पापा के साइड से भी प्रेशर है, आप किसी कोचिंग क्लास जा रहे होंगे क्या पता, और वहाँ से भी प्रेशर है, और अगर रैंक अच्छा नहीं आ रहा तो कॉन्स्टेंटली ऐसा डिमोटिवेट आप हो रहे हैं कि नेचुरल है, ये होना ही है कि हाँ, कि आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फीरियर है उस स्टेटस में, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो उस स्टेटस में आपको मतलब बस अपने आप को ये भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली किसी चीज़ में अच्छे हैं और आपको ये ढूंढना है। उस टाइम पे बहुत इजी है ये फील करना कि आप बहुत इन्फीरियर है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मेरा बस मैसेज है मम्मी पापा के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उस बच्चे की दुनिया बस आप दोनों हैं, आपके मम्मी पापा है। हाँ, और बेसिकली आपके पास दो ऐसे लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, बस दो ही ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, प्योर सोचते हैं, आप बस आपके शुभचिंतक। तो अगर उनके साइड से प्रेशर रहेगा और फिर आपको उनसे बात करने में अगर हिचकिचाहट हो रही है, अगर आप उनके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे, तो वो बहुत ईजी है उस बच्चे का डिप्रेस होना या फिर डिमोटिवेट होना और कोलैप्स हो जाना उस स्टेज पे। तो वैसे टाइम पे मम्मी पापा को ये समझना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा ज़रूरी है कि आप बस बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बस आप उसकी बातें सुने, एक बिना किसी जजमेंट के, मतलब। और ये मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि ये बहुत हमारी कॉमन टेंडेंसी रहती है कि अगर कोई इंसान अपने दुख के बारे में बता रहा है या फिर उसका किसी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, दोस्तों ने कुछ बोला या फिर कुछ भी एन नंबर ऑफ चीज़ें, कुछ उसके साथ बुरा हुआ और उसके पास कोई बताने के लिए कोई नहीं है। बट नेचुरली स्कूल लाइफ में ऑब्वियसली आपके पास मम्मी पापा होते हैं, बट हम आप ही बताए हम यूजुअली ओपन अप नहीं होते मम्मी पापा के सामने, क्योंकि हमें लगता है कि वो नहीं हो पाते हैं। हाँ, कि हमें लगता है वो नहीं समझेंगे हमारी प्रॉब्लम्स। तो ये एहसास दिलाना बच्चों को ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में कि मम्मी पापा से वो खुल के किसी भी चीज़ में बात कर सकते हैं। और ये करने का एक ही तरीका है कि जो हमारी टेंडेंसी होती है, कोई अपना अगर कुछ दुख बता रहा है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें लगता है वो हमसे सलाह मांग रहे हैं। हर बार ये केस नहीं होता, तो हम अपना ज्ञान उसको देने का ट्राई करते हैं, या फिर उसके प्रॉब्लम पे हंस देते हैं कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमने इससे बहुत बुरी चीज़ देखी। बट वो एक ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट करता है, जिससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान के सामने मैं नहीं खुल सकता, अब मैं वो रिजर्व रहता है। तो ऐसे केसेस में ये ज़रूरी है कि आप बच्चे को बस सुने, बस उसकी बातों को सुने और कुछ उसको किसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं हो सकता, बात शेयर होनी चाहिए, बात उसके मन से निकल जानी चाहिए और सामने वाले को देख के उसे ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला एम्पैथाइज कर रहा है, सामने वाला समझ रहा है उसकी बातें और कोई जजमेंट नहीं है। हो सकता है बच्चे ने कुछ गलत कर दिया हो, मतलब हो सकता है उसको स्मोकिंग की हैबिट लग गई हो, तो ऐसे केस में आप अगर उसको
मतलब उसको जज करेंगे और अगर उसको ऐसा तो और feel गलत करेंगे कि रास्ते हाँ, में जाने के कि चांसेस हैं। तुम बहुत गंदे इंसान हो, बहुत गलत, तो उससे और ऐसा डिप्रेशन ट्रिगर होता है जब कोई कॉन्शियसली उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है पर फिर भी वो करने लगता है वो, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे उसको सुकून मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो खुल सके, मतलब खुल के बात कर सके। वो सबसे बेस्ट प्लेस है माँ बाप। बस माता पिता ही कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे केस में मेरे मम्मी पापा ने ये किया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे लिए काफ़ी आसान थी ये चीज़ें। मैं उनको ठीक है, शाश्वत के बारे में आपको बता देता हूँ, इनकी मम्मी के बारे में आपको बता देता हूँ। स्वयं सिद्धा, अपने लगातार हम आपको वीडियोस दिखाते रहते हैं सोनाली चक्रवर्ती जी का, उन्हीं के सुपुत्र हैं शाश्वत चक्रवर्ती। और ये वीडियो करने का पर्पस ये था क्योंकि लगातार एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ये खबरें सामने आते रहती हैं कि कहीं पर कोई बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया है फलाने 2 या 3 नंबर कम होने की वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे शख्स, ऐसे पर्सनालिटी से बात किया जाए जिन्होंने लंबे सफर में अपने आप को कांस्टेंट, डेडिकेटेड और मेंटेन रखा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में तैयारी करने की बात हो, खुद के माइंड फ्रेश को सही तरीके से हैंडल करने की बात हो। जैसे लास्ट में शाश्वत ने ये भी बताया कि अगर आपको कुछ भी चीज शेयर करना है तो माँ बाप से बेस्ट प्लेस आपके पास नहीं हो सकता है, तो सबसे बेहतरीन चीज है। और शाश्वत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि शुरुआत से ही जो है शाश्वत पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, इंडोर स्पोर्ट्स में अच्छे रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में अच्छे रहे हैं। पढ़ाई को लेकर शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी कि आखिरी बोलने से मतलब है कि IIT बॉम्बे तक के ये टॉपर रहे हैं, रैंक होल्डर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन बताता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो तैयारी आप कर सकते हैं। और संगीत प्रेमी भी है, गाना तो आपने सुना ही है अरिजीत सिंह के जो गाना है खामोशियाँ, वो गाना। लेकिन एक मेरा पर्सनल ख्वाहिश आ रहा है आउटरो देते समय, क्लासिकल कुछ 1-2 लाइन हो जाए जो आपका फेवरेट हो। हाँ, क्लासिकल कुछ ऐसे प्रिपेयर्ड तो नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा। अरे आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की एक ठुमरी है बहुत फेमस, याद पिया किया है, जो कि रिसेंटली बहुत सारे नए सिंगर्स ने भी गाया जी। तो उसका 1-2 लाइन में गाना। याद पिया किया है राम, याद पिया किया ये दुख सहाना जाए राम, है राम, याद पिया किया राम, बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियारा जलाए, पी बिन रहा ना जाए राम, है राम, याद पिया किया है राम, याद पिया किया है। क्या बात है यार, शानदार यार। अगर आप सिंगिंग लाइन में भी आगे जाते हैं तो कुछ ऐसा शौक है कि कभी मैं बड़े स्टेज पे जाके गाऊं या ऐसा कुछ मौका मिले? अगर मौका ऑफ कोर्स ऐसा मतलब सपना तो है मेरा, बट उसके लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए, जितना रियाज चाहिए, उसका टाइम अब नहीं मिल पाता। अब नहीं मिल पाता, काम ऐसा है। हाँ बिल्कुल। ये शाश्वत जी हैं जिसके बारे में आपने पूरी वीडियो में अभी तक के देखा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे शाश्वत के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इन मुलाकात करेंगे, अगर दर्शक अगर आपसे चाहेंगे मिलना तो बिल्कुल, तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ रहते हैं और आजकल है कहाँ पर, हमसे आप अपडेट ले सकते हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ आखिरी में 1-2 लाइन बोलना है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सबसे कि हर चीज़ का की ये है कि आप मतलब आप किसी भी फील्ड को परस्यू करें, हो ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक्स हो या फिर कोई एक, या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर कल्चरल हो, कुछ भी। आपको कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर यूट्यूबर बनना है, आपको अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप राइटर बनना है, कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है और आपको बेसिकली डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो अगर आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपका ऑरा भी मोटिवेटेड रहेगा। हाँ, और इस सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगेन कहना चाहूँगा, मम्मी पापा के लिए मैसेज है कि आपको भी अपने बच्चे पे भरोसा रखना ज़रूरी है और उसको वो माहौल प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए जिससे वो
उसको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उसे परस्यू कर सके पूरे अपने एंथुजियाज्म के साथ। बिल्कुल मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल से भरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। शाश्वत कैसे लगे आपको ये कमेंट करके जरूर बताएं।